स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जीएसटी के बारे में, जो कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया भी था कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कब लाया गया था, जीएसटी कितने प्रकार का, जैसे कि मैंने बताया भी था कि टैक्स कितने प्रकार का होता है। और टैक्स का इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको बताया। और मैंने बताया था कि जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि एक प्रकार का ये ऐसा टैक्स होता है जो गुड्स और सर्विस दोनों पे लगाया जाता है। गुड्स और सर्विस दोनों पे ये टैक्स लगता है। और एक प्रकार का मैंने आपको बताया भी था कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को अपने इंडिया कंट्री में लागू हुआ। मैंने बताया था कल ना। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जीएसटी होता है वो जीएसटी हमको इक्वल देना होता है। जैसे कि मान के चलिए, अगर कोई प्रोडक्ट अगर हम अपने उत्तर प्रदेश से खरीद रहे हैं तो जो जीएसटी हम 18% देंगे, वही प्रोडक्ट अगर हम बिहार से भी खरीदेंगे तो सेम सेम आपका जीएसटी लगता है। ये मैंने भी कल की क्लास में आपको बताया था कि वन नेशन और वन टैक्स आपका होता है। एक राष्ट्र होगा और एक आपका क्या होगा, कर। और इसके पहले की बात किया जाए तो इसके पहले जैसे कि क्या होता था कि मनमानी टैक्स वसूला जाता है। मान के चलिए कि वही की बोर्ड आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में खरीदेंगे तो उस पर आपको 18% जीएसटी लगता था, लेकिन वही की बोर्ड अगर आप बिहार में खरीदेंगे तो मान के चलिए कि आपको 28 देना होता था। तो ये पहले की बात हो रही है, जीएसटी से पहले की बात हो रही है। लेकिन जब जीएसटी लागू किया गया तो उस समय जब जीएसटी लागू हुआ तो ये देखने को मिला कि एक प्रोडक्ट पे एक बराबर आपको जीएसटी देना है। अगर वही सेम प्रोडक्ट अगर आप उत्तर प्रदेश में खरीदेंगे तो 18% ही जीएसटी देना है, और वही सेम प्रोडक्ट मान के चलिए कि अगर आप बिहार में खरीदेंगे तभी आपको 18% ही जीएसटी देना है। तो ये जीएसटी आने से बहुत बदलाव हुआ। और दूसरी चीज की जीएसटी आने से फायदा ये हुआ कि जैसे कि गवर्नमेंट ये जानना चाहता था कि जो हमारे पास टैक्स आना चाहिए वो टैक्स जो सही तरीके से उसको नहीं मिल पाता था, एक वे में टैक्स उसको नहीं मिल पाता था। तो जीएसटी आने से फायदा ये हुआ कि हर वर्ग के व्यापारियों से जो भी व्यापारी जीएसटी भरते थे वो आसानी तरीके से आज की डेट में गवर्नमेंट को आसानी तरीके से फंड की प्राप्ति हो जाए। इसके पहले क्या होता था, टैक्स की बहुत सारा चोरी हुई थी। जहां टैक्स गवर्नमेंट को 100 रुपया देना है, 50 रुपया दिया जाता था, 50 रुपया दबा लिया जाता था। समझ में आ रहा है। लेकिन जब जीएसटी आया तो जीएसटी की एक वेबसाइट है जिसमें कि हम जा करके जीएसटी भरते हैं। उसका वेबसाइट है gst.gov.in। अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि आपकी जीएसटी का पोर्टल ओपन हो जाता है। अब उस जीएसटी का पोर्टल पे आप जा करके अपना आईडी भरिएगा और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आईडी पासवर्ड अगर आप उसमें डालेंगे तो आपके बिजनेस का पूरा जीएसटी का पोर्टल ओपन हो और आप आसानी तरीके से ऑनलाइन मेथड में आप आसानी तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले ये व्यवस्था आपका क्या था, नहीं। जैसे कि मान के चलिए कि अधिकारियों पे डिपेंडेंट था। मान के चलिए कि अधिकारी फाइल बनाया है और कोई एक फाइल उसको दबा दिया तो दबा देगा तो उतना कम ही उसको टैक्स जमा करना होगा ना। लेकिन आज के समय में क्या है, टैक्स की कोई भी चोरी आप नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट को 10 रुपया टैक्स आपको देना तो 10 रुपया आप दीजिए। समझ में आ रहा है ना। गवर्नमेंट से ये नहीं मतलब है कि आप कितना रुपया कमा रहे हैं या कितने रुपए का प्रोडक्ट आपने खरीदा है, कितने रुपए का बेचा है, मतलब उससे नहीं है। ये गवर्नमेंट को बस 18% अगर टैक्स अलाउ है तो 18% टैक्स आपको देना ही देना। और किस प्रकार का टैक्स है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने बताया भी था ये कई सारे स्टेट में कंप्लीट होता है क्योंकि इसको हम डायरेक्टली नहीं देते, इसको इनडायरेक्ट के माध्यम से दिया जाता है। मान के चलिए कि कस्टमर दिया रिटेलर को, रिटेलर दिया होलसेलर को, होलसेलर दिया मैन्युफैक्चरर को, मतलब ये कई सारे स्टेट में कंप्लीट होता है। तब लास्ट में जाकर के क्या होता है, गवर्नमेंट के पास ये टैक्स पहुंचता है। कई सारे स्टेट में कंप्लीट होता है। एक प्रकार का आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसके पहले बहुत सारा टैक्स लगता था, कब, जीएसटी से पहले। वैट इस समय भी चलता है, वैट जिसको पहले एडो टैक्स बोला जाता है। हाँ, उसके बाद से कस्टम टैक्स भी आपका चलता था। इसके बाद से मान के चलिए कि आपका जो है आपका और भी सरचार्ज टैक्स आपका चलता था, स्पेशल टैक्स, ऐसे बहुत सारा टैक्स आपका लगता था इसके पहले। लेकिन जीएसटी जब आया तो जीएसटी में बस आप ये समझिए कि जीएसटी के अंतर्गत एक अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, वो प्रोडक्ट आप कहीं से परचेजिंग करेंगे, कहीं पे सेल करेंगे, सेम जीएसटी आपको देना होता है। आप कितना में खरीदते हैं, कितना में बेचते हैं, मतलब उससे नहीं। अगर गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दिया कि आपको 18% जीएसटी देना है तो आपको 18 देना ही देना है। अब कै रुपए में बेच रहे हैं, कै रुपए में खरीद रहे हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर। समझ में आ रहा है ना। पूरा टैक्स जो होता है मतलब कस्टमर से लिया जाता है। पूरा तो कस्टमर ही देता है, हम और आप ही का मतलब कस्टमर है ना, हम ही तो टैक्स देते हैं। हम ही उससे पैसे को कलेक्ट करके बड़े बड़े व्यवसायी गवर्नमेंट को देते हैं।
मुख्य स्रोता मतलब कि अगर मुख्य देखा जाए तो इसमें मेन हम ही लोग, कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूम करना उस चीज को, मतलब कि प्रयोग में जो ला रहा है, तो कस्टमर उस चीज को प्रयोग कर रहा हूँ। तो आमतौर पे अगर देखा जाए तो कस्टमर ही पूरे जीएसटी को देता है, जो सारे के सारे बिजनेसमैन लोग इसको स्टोर करके इकट्ठा करके तब गवर्नमेंट को जमा करते हैं। अब हम डायरेक्टली टैक्स नहीं देंगे गवर्नमेंट को, वही चीज जो मैंने अभी कंज्यूमर के बारे में नहीं बताया है, तो उस चीज का कंज्यूम कर रहा है, जो यूज कर रहा है वही टैक्स दे रहा है। अब भाई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन भी तो यूज करता होगा, वो भी अपना टैक्स देता होगा, कस्टमर भी यूज कर रहा है, कस्टमर भी अपना टैक्स दे रहा है। लेकिन यही है कि हम इससे मतलब कि सारा टैक्स कस्टमर पे ही अप्लाई होता है, कोई भी टैक्स आता नहीं, सब कस्टमर ही टैक्स देता है। आपको देखिए, आप एक रिचार्ज कर रहे हैं उसमें भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, एक बोतल का पानी उसमें भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, एक कोल्ड ड्रिंक है उसमें भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, एक शर्ट आप खरीद रहे हैं उसमें भी जीएसटी आपको देना पड़ेगा, खाने के लिए चावल खरीद उसमें जीएसटी आपको देना पड़ेगा, सब चीज पे आपको जीएसटी है। यही है कि किसी पे कम है किसी पे ज्यादा, लेकिन जीएसटी तो बराबर सबको देना। वाई जीएसटी, जीएसटी क्यों आया इसके बारे में मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। जीएसटी आने का मतलब क्या था, जो मनमाने ढंग से जो कर वसूला जाता था, जो टैक्स वसूला जाता था, उसको आसानी तरीके से कैप्चर किया जा सके। और गवर्नमेंट ने देखा कि जब मनमानी ढंग से ये, जैसे कि जीएसटी मतलब कि इसके पहले टैक्स वसूल रहे हैं लोग और वो टैक्स हमारे पास नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि कोई ना कोई ऐसा व्यवस्था बनाया जाए जिसके माध्यम से कि पूरी टैक्स हमारे पास आ सके, और उस टैक्स वाले पैसे को लेकर के हम मान के चले कि कुछ अपना आगे का काम बढ़ा सके। जैसे कि मान के चले कि ऐसे पीएम किसान सम्मान योजना वाला पैसा आता है, या रोड बनवाना हुआ, या किसी को आवास देना हुआ, यही सारे के सारे पैसे होते हैं, यही सारे के फंड के पैसे होते हैं जो गवर्नमेंट कलेक्ट करके और ये गरीबों को क्या करती है, दान देने का काम करती है। यही सारे के सारे पैसे होते हैं। आप अच्छी अच्छी सड़कें देखते हैं, किसी को बेचारे को गरीब को मान के चलिए आवास मिल गया, किसी को प्रधानमंत्री आवास मिल गया, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पैसा मिल गया, ये पैसा होता कौन सा है, ये पैसा यही सब होता है। डीजल पे टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हैं, सब चीज पे टैक्स दे रहे हैं, सोचिए। तो ये गवर्नमेंट का सबसे बढ़िया अगर देखा जाए तो इनकम का स्रोत है। अब इसे नहीं ला रहे क्या, हमें से लेकर के, और वो भी जो पात्र है इसी को दिया जा रहा है, पात्र को नहीं दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए, कहीं कहीं वो भी हो जा रहा है। अरे मान के चलिए कहीं सही है तो कहीं गलत भी है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, मतलब पात्र को ही देना चाहिए। अब गवर्नमेंट तो पात्र ही समझ के दे रही है, अब वो अपात्र को चला जाए तो गवर्नमेंट की क्या गलती है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। जैसे देखिए एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, अदर केसेज है, ये सब इसमें इसके पहले बहुत सारा ऐसे टैक्स वगैरह चलता है, ठीक है। तो जीएसटी मेन लाने का मेन मतलब यही था कि जैसे कि अगर जीएसटी रहेगा तो किसी को मनमानी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 18% टैक्स लेना है तो 18% ही आपको टैक्स देना, ज्यादा उसका नहीं देंगे, और इसके पहले मनमानी टैक्स वसूला जाता है। सोचिए आप यहाँ से मान के चलिए पटरौना से आपने कोई गुड्स उठाया और गुड्स आपको लेकर के जाना है बिहार में, तो बीच में कई बार आपको टैक्स देना है, कहीं भी अधिकारी खड़ा हो उसको आपको टैक्स देना ही देना है, जिसको चुंगी बोला जाता था, चुंगी, चुंगी हम लोग देते थे पहले, इसके पहले जीएसटी के पहले। जगह जगह चौक चौराहों पे पुलिस रुका हुआ है, कोई इनकम विभाग का आदमी रुका हुआ है, उसको आप पैसा दीजिए, उसको आप टैक्स दीजिए, तब गाड़ी आगे बढ़ने देंगे। लेकिन आज वो व्यवस्था है, आज बस एक ही है कि जीएसटी का कागज आप दिखाइए और अपनी गाड़ी को आप आगे लेके बढ़ते हैं। नहीं है डीजल पेट्रोल पे, स्टेट में अलग जीएसटी के अंदर लाने के लिए बात कर नहीं रही। हाँ लेकिन आएगा, उस पर भी आएगा, इतना समझिए उस पर भी आएगा। तो वैसे भी मांगा है और मांगा हो जाएगा, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से मनमाना ऑफर लेगी। 50 रुपए का पेट्रोल है और उसको 50 रुपए का डीजल का टैक्स लगा के 100 रुपए ये कम हो जाएगा। हाँ कुछ डीवल जीएसटी मॉडल, डीवल जीएसटी मॉडल। अब ये क्या होता है, देखिए जीएसटी में सबसे पहले अगर हम देखें तो जब जीएसटी लाया गया तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा जीएसटी मिल जाता था, ज्यादा टैक्स मिल जाता था, और यूपी गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलता। तो जीएसटी के अंतर्गत डीवल जीएसटी मॉडल बनाया गया, और डीवल जीएसटी मॉडल के मतलब के अंतर्गत क्या बनाया गया, तो देखिए डीवल जीएसटी मॉडल यहाँ पे क्या बताया गया, कह रहा है कि डीवल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट
और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया है। क्या समझ में आया कि जीएसटी में जैसे कि मान के चलिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो अपने हिसाब से जीएसटी को लगाएगा और अपने हिसाब से वो जीएसटी को कलेक्ट करेगा। लेकिन वही अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से जीएसटी को लगाएगा और अपने हिसाब से जीएसटी को क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा। इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए इसमें लिखा भी है कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहना। अब जैसे कि मान के चलिए स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे स्टेट गवर्नमेंट का मतलब राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार। अब दोनों सरकारों में ये बताया गया कि देखिए आपको जीएसटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीएसटी लगाएगा और जीएसटी वसूलेगा। स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से जीएसटी लगाएगा और जीएसटी वसूलेगा। इससे फायदा क्या है, तो इससे ये फायदा है करा कि जिससे स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना। मतलब क्या समझ में आया। अब स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमको टैक्स की इनकम नहीं हुई, भाई तुम अपना विभाग देखो, हम अपना विभाग देखेंगे। अब हर स्टेट की बात है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया तो अपने उत्तर प्रदेश में कौन है, योगी आदित्यनाथ है। तो मान के चलिए कि अपने स्टेट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो ये अपने हिसाब से अपने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जीएसटी लगाएंगे और जीएसटी वसूलेंगे। लेकिन वही अब मान के चलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी हैं, तो वो अपने हिसाब से जीएसटी लगाएंगे और जीएसटी वसूलेंगे। मतलब इन दोनों लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा और दोनों लोगों में गैपिंग नहीं आएगी। भाई अपना विभाग आप देखिए, हम अपना विभाग अपना देख ही रहे, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका ड्यूअल जीएसटी मॉडल लाया है। क्या चीज ऐसा कैसे, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसका 28% लगा हुआ है, 28% में केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों का है। बस ये समझिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट को अपना अधिकार दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना अधिकार दिया गया कि आप अपने हिसाब से जीएसटी लगाइए और अपने हिसाब से जीएसटी को कलेक्शन करिए। अब कितना रुपया जीएसटी लगाता है स्टेट गवर्नमेंट, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, कलेक्ट करता है कि नहीं करता है। क्यों, क्योंकि अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि मान के चलिए एक घर में दो बच्चे हैं, दोनों को अलग अलग दे दिया गया कि भैया आप अपनी व्यवस्था संभालिए, हम अपनी व्यवस्था संभालेंगे। तो दोनों लोगों को जब अलग अलग रिक्वायरमेंट दे दिया जाएगा तो एक से दूसरे से अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, आसानी तरीके से व्यवस्थाओं को आगे लेकर के बढ़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही हमारे ड्यूअल जीएसटी मॉडल में समझाया गया है। तो ये आपका ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। अब चलिए ड्यूअल जीएसटी मॉडल में किसी को कोई दिक्कत, बोलिए समझने में कोई दिक्कत। अब चलिए अब एक शब्द आपका आता है सप्लाई। तो सप्लाई को कैसे समझेंगे, सप्लाई होता क्या। तो देखिए जीएसटी के अंदर अगर हम किसी भी गुड्स या सर्विस को अगर हम सेल करेंगे तो उसको हम सप्लाई के नाम से जानते हैं। सेल का मतलब बेचना, सेल का मतलब बेचना। तो जीएसटी के अंतर्गत क्या बेचेंगे, या तो कोई गुड्स बेचेंगे नहीं तो कोई सर्विस बेचेंगे, यही बेचेंगे ना। तो अगर आप जीएसटी के अंतर्गत अगर किसी भी गुड्स या सर्विस को अगर आप सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसको जीएसटी की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सप्लाई के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, तो देखिए इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है करा कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक है। करा कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक है। सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है, एक आपका आता है सप्लाई ऑफ गुड्स और एक आपका आता है सप्लाई ऑफ सर्विस। अब दोनों में क्या अंतर है, तो कह रहे हैं कि जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स कहला जाएगा, और जब हम सर्विस को सेल करेंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। नहीं समझे। आप ये समझिए कि जीएसटी के अंदर अगर किसी गुड्स को अगर आप सेल करते हैं, गुड्स का मतलब अगर आप किसी वस्तु को सेल करेंगे तो ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। मतलब सेल कर रहे हैं, लेकिन किस चीज को सेल कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो सेल तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक है और सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है।
एक आपका आता है सप्लाई ऑफ गुड्स और एक आपका आता है सप्लाई ऑफ सर्विस। जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे मतलब कि बेचेंगे किसके अंतर्गत, जीएसटी के अंतर्गत, तो उसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। और जब हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो यह बोला जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दोनों में अंतर समझ में आया? आप ये समझिए कि जब सर्विस आप सेल करेंगे तो उसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और जब आप गुड्स को सेल करेंगे तो उसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। क्यों? क्योंकि हेडिंग से आप समझिए, हेडिंग में ही आपका दे रखा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये ऐसा टैक्स होगा जो दोनों पे अप्लाई होगा, यानी कि गुड्स पे अप्लाई होगा और सर्विस पर भी अप्लाई होगा। तो दोनों बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई। अब कितने प्रकार का सप्लाई होता है, सप्लाई को हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए टाइप्स ऑफ सप्लाई। इसमें दो प्रकार का सप्लाई आपका दिया है। मुख्यतः सप्लाई कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का सप्लाई होता है। अब कौन कौन सा सप्लाई होता है तो देखिए यहाँ पे दिया भी। सप्लाई में कोई दिक्कत समझने में किसी को? अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई दिया, सप्लाई का प्रकार। इसमें आपका पहला सप्लाई दिया है, ये सप्लाई का नाम आपका लिखा हुआ है इंट्रा स्टेट लोकल सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? लोकल सप्लाई के नाम से जानेंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई। अब ये होता क्या है? तो कह रहा है कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट या लोकल सप्लाई कहलाती है। कैसे समझेंगे? जैसे कि मान के चले कि हमारा बिजनेस है कुशीनगर जिले, हमारा बिजनेस है कुशीनगर जिले और हम सेल कर रहे हैं गोरखपुर वाले को, तो अपने स्टेट के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। इसको हम लोकल सप्लाई बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? लोकल सप्लाई बोलते हैं। या फिर मान के चले कि हमारा बिजनेस है गोरखपुर में और हम सेल रहे हैं कुशीनगर वाले को, सेल कर रहे हैं कुशीनगर वाले को, तो अपने स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोकल सेल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोकल सप्लाई के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में लिखा हुआ है देखिए, कह रहा है कि सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाती है। मतलब ये समझिए कि अगर आपने स्टेट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को इंट्रा स्टेट बोला जाता है। कोई जरूरी नहीं है, जैसे कि मान के चलिए कि आप यहाँ से कुशीनगर से गोरखपुर को ही सेल करेंगे। एक बार और बताएं, देखिए जैसे कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है सप्लाई के बारे में, कह रहा है कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक है और जीएसटी में सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है। एक आपका आता है सप्लाई ऑफ गुड्स और एक आपका आता है सप्लाई ऑफ सर्विस। अब देखिए अगर जीएसटी के अंतर्गत अगर हम किसी गुड्स को हम सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे? गुड्स को सेल करेंगे, तो उसको हम जानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स के नाम से। अब जीएसटी के अंतर्गत अगर हम किसी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो इसको हम समझेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज के नाम से। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? अब चलिए, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने प्रकार का सप्लाई होता है, तो सप्लाई मुख्यतः आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक आपका इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में क्या अंतर है? तो कह रहा है कि इंट्रा स्टेट जो सप्लाई होता है उसको हम लोकल सप्लाई के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाती है। क्लियर हो रहा है? कह रहा है कि यदि गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में अगर हम सेल करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई कहलाती है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा बिजनेस है पडरौना में, कहाँ पे? पडरौना में, और गोरखपुर वाला ऐसा व्यापारी है जिसको हम गुड्स को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। आप बताइए, या पडरौना कहिए या गोरखपुर कहिए, क्या ये अपने स्टेट से बाहर है? अपने उत्तर प्रदेश से बाहर है? अपने उत्तर प्रदेश में है ना, तो ऐसे सेल को बोला जाता है क्या? लोकल सप्लाई या इंट्रा स्टेट सप्लाई के नाम से। अब क्लियर हुआ? बोलिए अब क्लियर हुआ? या ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पडरौना वाला ही सेल करेगा गोरखपुर वाले को। अगर गोरखपुर के पास ऐसा प्रोडक्ट है जो पडरौना को सेल कर रहा है तो ये भी अपने स्टेट के ही अंदर हो रहा है, और ऐसे ट्रांजेक्शन को बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसको कि लोकल सप्लाई के नाम से हम जानते हैं। हो जाएगा? अब चलिए, जैसे कि हम एग्जांपल भी दिया हुआ, कह रहा है कि सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के भीतर किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट या लोकल सप्लाई
या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या लोकल ट्रांजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब बात आती है किसकी? इंटर स्टेट की बात आती है। तो इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अपने स्टेट के बाहर, आउट ऑफ स्टेट आप बोल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि अगर अपने स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन होता है, अगर अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो उसको लोकल सेल के नाम से जानते हैं। लेकिन अब बात आ गई अपने स्टेट के बाहर की, तो इसको हम इंटर स्टेट बोलते हैं। जैसे कि हमारा बिजनेस है उत्तर प्रदेश से, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, और बिहार राज्य में मान के चलिए कि कोई ऐसा व्यवसाय है, कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसको हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं या सर्विस को सेल कर रहे हैं। तो अब देखिए, उत्तर प्रदेश अलग स्टेट हो गया और बिहार भी अलग स्टेट हो गया, दोनों अलग अलग स्टेट हो गया ना। तो अगर इस स्टेट से अगर इस स्टेट में हम सप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है। कोई दिक्कत समझने में? बस आप ये समझिए कि अगर अपने स्टेट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें उसको इंट्रा स्टेट बोला जाएगा, और अपने स्टेट से किसी अन्य स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन होगा तो उसको हम इंटर स्टेट बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए, कोई जरूरी कि बिहार में ही सेल करेंगे, महाराष्ट्र में भी सेल कर सकते हैं, बोलिए, जम्मू कश्मीर में भी सेल कर सकते हैं, उत्तराखंड में भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टेट अगर चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट। अगर अपने स्टेट के अंदर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसको बोला जाता है मतलब इंट्रा स्टेट। बस दोनों में यही अंतर है। इंट्रा स्टेट का मतलब अपने स्टेट के अंदर सेल करेंगे और इंटर स्टेट का मतलब अपने स्टेट के बाहर सेल करेंगे। और इसका देखिए एग्जांपल भी आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे कि बिहार में, बिहार अपने राज्य में है, अपने राज्य से बाहर है, तो कह रहा है कि बिहार राज्य में कुछ या सर्विस सप्लाई करते हैं तो ऐसे सप्लाई को हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया? अपना बिजनेस है उत्तर प्रदेश में और हम बेच रहे हैं कहाँ पे, बिहार में, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोला जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाएगा, जो अपने स्टेट के बाहर हो। कोई दिक्कत है किसी को? तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम सीखा जाएगा इनवार्ड सप्लाई और आउटवार्ड सप्लाई के बारे में। यहाँ तक घर से पढ़ गए। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है?